इंसाफ की मुज़ाकरात के हवाले से पोजीशन क्या है? आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत के दौरान मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई इमरान खान का कहना था कि हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के हक में फैसला देने वाले जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर गुज़िश्ता रोज अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने यह कहा था कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। लेकिन साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई की तरफ से नामजद मुज़ाकरातकार और सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से भी बातचीत पर रजामंदी जाहिर की। उनका यह कहना था कि अगर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हमारे साथ ना आए तो ऐसा वक्त आएगा कि ये घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अब मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है? पीटीआई मुज़ाहमती सियासत करेगी या मुफाहमत की कोई राह भी निकलेगी या नहीं? और फिर ये जो इस्टेब्लिशमेंट और रद्दिया के दरमियान मामलात हैं, इन पर बात करने के लिए शुएब शाहीन साहब सीनियर वकील भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटी के रुकन हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब शाहीन साहब, मुज़ाकरात के हवाले से पोजीशन आपकी है क्या? अचकज़ई साहब तो कल एक इंटरव्यू में ये तक कह गए कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से भी बात हो सकती है, जबकि जो इमरान खान है उनकी तो पोजीशन बड़ी इस हवाले से क्लियर थी। आप लोग बताते रहे कि इमरान खान और नवाज शरीफ से बात नहीं होगी, बाकी किसी से भी हो सकती है। देखिए, इस हवाले से दो बातें बड़ी ध्यान में रखें। आज भी मेरी मौजूदगी में मेरी मुलाकात हुई थी आज खान साहब के साथ। मीडिया ने सवाल किया मुज़ाकरात के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि महमूद अचकज़ई को हमने नामजद कर दिया है। बाकी जो तफसीलात हैं वो हमारी पॉलिटिकल कमेटी उसमें डिसाइड करेगी और पॉलिटिकल कमेटी का हमारा प्रोबेबली कल इजलास होगा और बाकी तफसीलात के हवाले से डिस्कशन होगी और हमारी लीडरशिप उसमें फैसला करेगी। और महमूद अचकज़ई साहब हैज बीन एम्पावर्ड बाय इमरान खान, तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो आपने वो तब्दीली देखी थी जो खान साहब को अपील की हेयरिंग के दरमियान नैब अपील की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जब उनको बताया कि आप सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं और सबसे बड़ी पब्लिक सपोर्ट है आपको और कौम आपकी तरफ देख रही है, तो आई थिंक खान साहब ने कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस हवाले से उन्होंने एम्पावर किया है महमूद अचकज़ई साहब को टू नेगोशिएट एंड डिस्कस। बाकी देखें, मुझे तो जाती तौर पर या हमारी पीटीआई को किसी लिहाज से भी डाकुओं और चोरों से कोई खैर की तवक्को नहीं है, क्योंकि ये झूठे लोग हैं नंबर वन। नंबर टू, ये काबिज हैं क्योंकि जिस अंदाज से इन्होंने 17 सीटों के साथ ये कब्जा करके इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कैसे इक़्तिदार को छोड़ेंगे? बहरहाल कुछ शराइत होंगी और उसकी तफसीलात आपके सामने आएगी। अच्छा, लेकिन ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए जब अचकज़ई साहब बात करने के लिए तैयार हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से और इमरान खान नहीं, तो फिर कौन प्रिवेल करेगा? देखिए, इमरान खान साहब की डायरेक्शंस या उनकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर तो कोई भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर उन्होंने एम्पावर किया है महमूद अचकज़ई को और उसकी तफसीलात हमको पॉलिटिकल कमेटी में डिसाइड करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि उस एम्पावरमेंट के नतीजे में विद सर्टेन कंडीशंस महमूद अचकज़ई साहब बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की उस एडवाइस की रोशनी में। अच्छा। लेकिन एक बात तय है कि इन लोगों के साथ ये कहना कि हमने कोई खुदा न खास्ता इमरान खान को डील देने, इमरान खान के लिए कोई फैसिलिटीज लेने, वो हमारा कोई इशू नहीं है। इमरान खान साहब के बकौल के मुझे 1000 साल भी जेल में रहना पड़े, मैं तैयार हूँ। अब तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं रहा सिवाय इद्दत के, और वो इद्दत वाला केस के, और वो भी जितना केस बनाया गया और जो 1 महीना पहले खत्म हो जाना था, और जिस अंदाज से उनको रखा गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 10 दिन में उसका फैसला करें, तो मेरा ख्याल है उसमें भी वो बाहर हो। हमें अदलियत से तवक्को है, हम ये समझते हैं बजा तौर पर कि ये चोरों का टोला जिस तरह ये मुस्तल्लम। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शुएब शाहीन साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो अचकज़ई साहब ने बात की है उस पर अभी तहरीक इंसाफ देख रही है उस मामले को, यही आप कहना चाह रहे हैं कि बात करनी है या नहीं करनी है, और अगर उनको एम्पावर किया गया है या नहीं किया गया? इमरान खान साहब ने उनको एम्पावर किया है, आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है, मगर तफसीलात क्या है, क्या शराइत होनी है, क्या होना है, वो उसकी तफसीलात अभी आना बाकी है, वो ज़ाहिर हमारी पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी।
राइट, ठीक है। मगर इसमें शोएब शाहीन साहब, ये जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब ये पैरेलल ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो बन गए हैं, खासतौर पर लाहौर में। ये मुझे मालूम है, एक तो आपका भी अपना भी इशू जो है वो चल रहा है, लेकिन ये जो पंजाब के अंदर जो है वो पैरेलल ट्रिब्यूनल्स हैं और उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया है, वो समाअत के लिए भी लग गई है। अगर एक कानून है तो क्या इलेक्शन कमीशन मजाज नहीं है कि उस कानून के मुताबिक जो है वो ट्रिब्यूनल्स बनाए? इलेक्शन कमीशन मुजरिम है, उनकी जिम्मेदारी थी आर्टिकल 218 के तहत वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, उन्होंने नहीं कराए। मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया या जानबूझ के किया। नंबर 2, मेरे केस में मैंने तीनों को पार्टी बनाया हुआ है। जो कठपुतली है मैंने बना हुआ है तारिक फजल चौधरी, रिटर्निंग ऑफिसर, जिसने सारी ये मैनिपुलेशन की है, टेम्परिंग की है रिकॉर्ड के अंदर, इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन ने खुद 11 फरवरी को स्टे दिया कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन्ड। 11 को रिटर्निंग अफसर ने लिख के दिया, मुझे सर्टिफाइड कॉपी दी है जी। 12 को हमने कंसोलिडेशन की और 11 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये इतनी बड़ी क्लियरिंग मिस्टेक सिर्फ नहीं है, ये जुर्म है, क्राइम है। और इसके ऊपर जब इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल ने duly nominated and appointed by the election commission with the consultation of the chief justice of the Islamabad High Court, उसको जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कहा जी आप जवाब लेकर आए और फॉर्म 45 ले आए और एफिडेविट ले आए, तो तीनों मुजरमों ने एक दूसरे के साथ मिली भगत कर कर कहा नहीं यहाँ तो हमें जवाब देना पड़ेगा, यहाँ तो इंसाफ हमें, उनके बकौल हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, उठा करके ट्रांसफर कर दिया। ठीक अब तक। और ये फॉर्म 45, लेकिन उस पे देखिए जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अगेंस्ट आपके पास एक फोरम तो मौजूद है, तो फिर क्या वजह है कि अब ये दोनों तरफ सवाल बनता है? इलेक्शन कमीशन जो दूसरी पार्टी है उससे बनता है, लेकिन आपसे भी तो बनता है कि जब एक और ऊपर फोरम मौजूद है तो क्या वहां नहीं जाया जा सकता? एटलीस्ट यहां पर जो है वो एक प्रोसेस तो फॉलो हो या वो उस अमल का तो आगाज हो। देखिए, पहली बात यह है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो जुडिशियल फंक्शंस करता है। जुडिशियल फंक्शंस करने के लिए जो भी इदारा अपॉइंट होगा वो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट हो नहीं सकता। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं खुद उसमें वकील था, शेख रियाजुल हक वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, PLD 2013, सुप्रीम कोर्ट 501 उसकी जजमेंट है, उसका पेज है उसके अंदर। और ड्यूली अपॉइंटेड ट्राइब्यूनल फंक्शनिंग हो गए। अब उनके ऊपर ये कठपुतली फॉर्म 47 वाली हुकूमत ने कर दिया, एक ऑर्डिनेंस ले आए, और ये इलेक्शन कमीशन जो खुद मुजरिम है वो उठा करके कहता है नहीं मैं रिटायर्ड जजेस को लगाऊंगा। किस कैपेसिटी में और किस हालत में? और उन्होंने जिस अंदाज और जिस तरीके से वहां से उन्होंने ट्रांसफर कर दिए हमारे केसेस जो पंजाब में करने जा रहे हैं, ये तो गलत है। और मैं ये समझता हूं कि ये मुमकिन नहीं है कि आप एक ड्यूली सिटिंग जज से हटा करके आप कहें नहीं जी हम रिटायर्ड जजेस को देंगे ताकि अपनी मर्जी के फैसले ले लें। ये कैसे मुमकिन है? सिटिंग जज के साथ तो ये रखा हुआ है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, और जो रिटायर्ड होंगे उनके साथ क्या करेंगे? अगर पर्टिकुलर पिस्तौल रख के आप फैसले लेने हैं तो हाउ आप इंसाफ देंगे? ये आज जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बातें बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब साथ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, अपना मौक़िफ़ और पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।